बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मोहब्बत रियाजी का सवाल नहीं कि बार बार कोशिश से हल हो जाए, कोई न कोई फार्मूला जवाब तक ले जाएगा। मोहब्बत तो शायरी की तरह दिल पर वार करने का नाम है। जहां कोशिश काम नहीं आती, मोहब्बत यकीनन बड़ी हैरान कुन चीज़ है। वो याकूत और ज़ुमुर्द से भी ज़्यादा बेश कीमत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार में लगी हो और इसे माल और ज़र के एवज़ ख़रीदा जा सके। मोहब्बत ना तो रवानियों को मानती है, न तबके में तकसीम मुआशरे का तजर्बा करके महबूब का इंतखाब करती है। ये तो बस हो जाती है। दिली तबकों की परवाह करती है और ना ही कोई इसका रास्ता रोक सकता है। अलबत्ता इसे आजमाइशों से ज़रूर गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी की बिसात और वक्त के धारे, सबकी किस्मत की बातें और मुक़द्दर की चालें कभी बाजी पलट जाती है। बीता वक्त लौट तो नहीं आता, मगर मुक़द्दर साथ ले जाता है। लेकिन सब बातों की एक ही बात है कि मोहब्बत बिछड़ जाए तो बहुत दुख देती है, और अगर मिल जाए तो ज़्यादा दुख देती है। इन हालात में समाज के लोग जीने नहीं देते। अगर ना मिले तो इंसान खुद टूट कर रह जाता है और इस तरह बिखर जाता है कि कभी दोबारा कांच के टुकड़ों की मानंद कभी अपनी हालत में ना आ सके। मोहब्बत में कभी हसीन और दिलकश पल आते हैं तो कभी सुहान रूह और जान हवा भयानक मोड़ आते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारी मंजिल कौन सी है और रास्ता कौन सा। फिर यही मोहब्बत और इश्क और जुनून में तब्दील हो जाती है। फिर हर वक्त इंसान अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तगदौ करना शुरू कर देता है, महबूब की सोचों में गुम रहता है और अपनी मोहब्बत को अपनाने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी ही मोहब्बत से मैं दो चार हुई। इस पहली ही नज़र में मेरे दिल की घंटियां बजना शुरू हो गईं। वो बहुत ही हैंडसम, ब्यूटीफुल और सहरंगेज शख्सियत का लड़का था, और उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरी जान उसमें सिमट कर रह गई हो, और मैं उसकी यादों में इस तरह गुम होती गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि दुनिया में चल क्या रहा है। हर वक्त उसी लड़के के ख्याल मेरे दिमाग में घूमते रहते। ऐसा लगता जैसे उसकी फिल्म मेरे माइंड में ऐसे चल रही हो जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर चलती हो। उसका घर मेरे घर के सामने था। एक दिन सुबह के वक्त वो अपनी गाड़ी में जा बैठा। मैं उसे अपने कमरे की खिड़की से बेतकल्लुफ़ होकर देख रही थी कि अचानक उसके घर से एक लड़की निकली। उसे देखते ही मैं वहीं ढेर होकर रह गई। वो लड़की सुर्ख साड़ी में मलबूस थी। वो किसी हद तक खूबसूरत थी, पर इन हालात में वो मुझे किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। कि शायद उसकी वजह यह थी कि उसके साथ उसे देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसकी खूबसूरती बदसूरती लग रही थी। मेरे दिमाग में जैसे कोई तूफान चलने लगा और मेरा दिल सवाल पर सवाल किए जा रहा था कि ये लड़की क्या इसकी बीवी है। मैं अपने आप में बड़बड़ाती चली गई और इतने में उनकी गाड़ी रवाना हो गई। अब मैंने ठान लिया कि इसकी खोज मैं निकाल कर ही रहूंगी। एक दिन अचानक अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई। घर में कोई ऐसा नहीं था जो मेरी इन हालात में मदद करता। अब्बू जान अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और उसके घर की तरफ चली गई जहां वो लड़का रहता था। मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और वही लड़का बाहर आकर मुझसे मुखातिब हुआ। जी, आपकी पहचान? मैंने जवाब दिए बगैर उनसे मदद की तलब की। वो किसी किस्म का रिस्पॉन्स दिए बगैर मेरे साथ चलने पर आमादा हो गया। घर पहुंचकर पता चला कि वो एक डॉक्टर है। उन्होंने अम्मी जान का चेकअप किया और कुछ मेडिसिन भी दी। उन्होंने मुझसे कहा, ये मेडिसिन आप अभी अपनी वालिदा को दे दीजिएगा। मैंने जवाब में सर हिला दिया। जब मैंने उनसे फ़ीस पूछी तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कोई अपनों से फ़ीस लेता है भला? मैं इन्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। अभी हम घर के लाउंज में ही थे कि उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने चलते चलते रुक गई और उनको हैरान को नज़रों से देखने लगी। उनके ख्यालों में ऐसी गुम हो गई जिससे मुझे कुछ पता ही न चला कि वो मुझसे सवाल क्या कर रहा है। यह अकलख थी। उन्होंने चुटकी बजाई और कहा, मोहतरमा, आप किन ख्यालों में गुम हो गई हैं?
میں نے آہستہ سے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عائقہ ہے۔ اب ہم دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے خدا حافظ کے ساتھ ساتھ میری شخصیت کی بھی تعریف کی اور مسکراتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اس میں اپنائیت کے جذبات محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اسے صدیوں سے جانتی ہوں، اور اس دن میں بہت خوش تھی۔ آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت نے پوری دنیا کی خوشیاں سمیٹ کر میری جھولی میں ڈال دی ہوں۔ اس کے بعد اکثر وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ جب بھی ہمارے گھر آتا میں ان سے نام پوچھنے کی کوشش کرتی، پر ناکام ہو جاتی اور وہ باتوں باتوں میں ہی اٹھ کر چلا جاتا۔ ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے رامو کاکا سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا اور میں پھر چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ پھر اچانک وہی لڑکا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے ان سے چائے پینے کے لیے پوچھا تو انہوں نے کہا تھینکس، میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں ان سے نام پوچھ کر ہی رہوں گی۔ اسی وقت انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا لگتا ہے آپ زیادہ بات کرنے کی عادی نہیں ہیں۔ اس وقت بھی میں خاموش رہی۔ ویسے تو میں اتنا خاموش کبھی نہیں ہوتی تھی، پر اسے دیکھتے ہی جیسے میرے منہ پر گویا قفل پڑ جاتے تھے اور میں کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی۔ آخرکار میں نے خدا خدا کر کے اس کا نام پوچھ ہی ڈالا۔ اس نے کہا کہ کیا ابھی تک آپ کو میرا نام پتہ نہیں چلا؟ میرا نام حسین ہے۔ اس دن ہم نے جی بھر کر باتیں کی۔ اب میں اس میں بہت حد تک دلچسپی لینے لگ گئی تھی۔ ایک دن اچانک اس کے گھر میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ وہ لڑکی جو حسین کے گھر میں اس کے ساتھ رہتی تھی کسی حادثے میں موت سے بغل گیر ہو گئی۔ اب وہ بہت تنہا رہنے لگا تھا۔ اب جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو چپ چپ سا رہتا تھا۔ میں اس سے بہت باتیں کرتی، اس کا جی بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہ دینے کی قسم ٹھان لی ہے۔ میں نے اسے اس لڑکی سے متعلق پوچھا تو اس کی آنکھوں سے اس طرح آنسو بہنے لگے جیسے ساون کی جھڑی لگ گئی ہو۔ میں نے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا حسنین، میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ لڑکی آخر کون تھی جس کی وفات نے تمہیں اتنا بڑا صدمہ پہنچایا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا اس کا نام انابیہ تھا۔ ہم دونوں بچپن سے دوست تھے، بچپن سے لے کر جوانی کے مراحل تک اکٹھے رہے۔ اس کے والد اور میرے ابو جان یار تھے۔ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ محض دوست ہیں، وہ ہر وقت بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ ایک دن اس کے والدین اس دنیا سے چل بسے۔ اب میرے والدین نے اس کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ویسے تو میری والدہ اور والد میں تھوڑی بہت چپکلش ہوتی رہتی تھی، پر اس دن ہمارے گھر میں ایسی آندھی چلی کہ ابو جان نے امی کو فوراً سے پہلے ڈیورس دے دیا اور امی جان مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، پر ابو نے ایسا نہیں ہونے دیا اور وہ چھوڑ کر چلی گئی اور آج تک وہ واپس نہیں آئیں۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر امریکہ چلے گئے، جبکہ میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس دن سے یہ لڑکی میرے ساتھ تھی اور ہر مشکل میں اس نے میرا ساتھ دیا، اور جب اسے میری ضرورت پیش آئی تو میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ حسنین نے مجھے اپنے بارے میں اپنی آپ بیتی سنا ڈالی۔ اب وہ بہت ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے دل و دماغ سے اٹھ گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ ایک دن گھر پر کال آئی، ابو جان گھر واپس آ رہے ہیں۔ میں نے امی کو ابو جان کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ابو جان جب گھر پہنچے تو وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسی رات جب میں ابو کے کمرے کے پاس سے گزری تو میں نے انہیں میری شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ میں گھبراہٹ کے مارے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پوری رات میں نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو امی میرے کمرے میں مجھے اٹھانے کے لیے آئیں۔ میں پہلے سے ہی اپنے کمرے کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر امی جان کو پتہ چل گیا کہ میں رو رہی ہوں۔ امی جان نے میرے رونے کی وجہ دریافت کی تو میں نے ایک پل کے لیے خاموشی توڑ دی۔ جب میں نے اپنے والدین کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا کہ ہاں اگر میں نہ بتاتی تو میں اپنی محبت پانے میں یقیناً ناکام ہو جاتی اور زندگی میں کبھی خوش نہ رہتی، امی نے میری ہر بات بڑے غور سے سنی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر بنا کوئی جواب دیے الٹے قدموں واپس پلٹ گئیں اور میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ امی نے ابو جان سے اس بارے میں بات کی۔ ابو جان اس وقت تھوڑا بہت غصہ ہوئے پر مان گئے اور میرے لیے حسنین کے گھر چلے گئے۔ حسنین نے کوئی بات کیے بغیر رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور ہماری شادی
20 अप्रैल को फिक्स हो गई। उस वक्त मैं बहुत खुश थी और वो दिन ऐसे गुजरे कि कुछ पता ही नहीं चला और मेरी शादी हुसैन से हो गई। अब मैं मिसेस हुसैन कहलवाने लगी थी। मुझे कुछ ही दिनों से ऐसा महसूस होता था कि हमारे घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। जब वो क्लिनिक पर जाते तो मैं घर में अकेली रहती। एक रात हुसैन के पास एक सीरियस केस आया और वो वहीं क्लिनिक में ही ठहर गए और मुझे कॉल करके बताया कि इमरजेंसी है, लिहाजा वेट मत करना। मैं अपने कमरे में गई और अभी सोने ही लगी थी कि अचानक मुझे बर्तन गिरने की बाज़गश्त सुनाई थी। मैं कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। वहां जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने समझा शायद कोई बिल्ली थी और मैं बेखौफ होकर अपने कमरे में आ गई। यकदम घर की तमाम लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। अचानक मेरी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी तो जैसे मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक कर रह गई। मेरे तो गोया कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। सांसों की रवानी आनन फानन सरत पैदा हो गई। हाथों के तोते उड़ गए। लाख चाह के भागकर कमरे में झाँक घुसूं मगर यूं लगा कि गोया आहनी शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ी जा चुकी हूँ। सामने दरवाजे पर एक सफ़ेद लिबास में मलबूस एक लड़की खड़ी थी। वो शायद एक रूह थी और घबराहट के मारे मेरे पांव वहीं सुन्न होकर रह गए। घर में चूंकि बहुत अंधेरा था इसीलिए उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। वो एकदम गायब हो गई और घर की तमाम लाइट्स ऑन हो गई। मैंने फौरन किचन में जाकर पानी पिया और हुसैन का नंबर डायल किया तो पता चला कि नंबर ऑफ आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं वहीं सोफे पर विराजमान होकर हुसैन का इंतजार करने लगी। इतने में मेरी आंख लग गई और मैं वहीं सोफे पर ही सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक कर उठी। इतने में शायद सुबह हो चुकी थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने हुसैन था। मैं उससे लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी और रात का सारा वाक़या उसको सुनाया। उसने मुझे दिलासा दिया और कहा, शायद तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया और रात के वाक़े को महज एक ख्वाब गर्दान रहा था, मगर वो हकीकत थी। पर मैंने सब कुछ ही पसे पुश डालकर हुसैन के लिए नाश्ता बनाया और इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। सोमवार की रात अचानक फिर वही वाक़या हुआ जो उस रात पेश आया था, मगर उस वक्त घर में हुसैन भी मौजूद था। मैंने रोते हुए उससे कहा, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब अपनी आंखों से देख लो। मैंने हुसैन से कहा। आज फिर वही साया दीवार पर मंडला रहा था। इस बार उसने दरवाजे पर कुछ लिख दिया और जब गायब हुई तो इस कदर अजीब आवाज़ें सुनाई दी कि हम हैरान रह गए। हमारे हवास सलामत न रहे। अब घर में रोशनी थी। हुसैन ने दरवाजे पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ा जो साय ने लिखी थी। हम सुबह होते ही दोनों मिलकर एक आमिल के पास गए और तमाम वाक़या उनको सुनाया तो पता चला कि वो एक रूह थी जो हुसैन की दोस्त थी। वो सिर्फ हुसैन को और तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। इसमें इतनी जसारत ना थी कि तुम लोगों के सामने आ सके। उसका मकसद तुम लोगों को डराना नहीं था बल्कि मुबारकबाद देना था। पहली बार जब वो आई तो तुम अकेली थी, लिहाजा वो चली गई। इस बार वो आई, उसे बोलने, कुछ कहने या तुम लोगों के सामने आने की कतई इजाज़त नहीं थी, लिहाजा वो अपना पैगाम लिख कर चली गई और अब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगी। आमिल साहब की बात सुनकर हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने उसके शानों पर हाथ रखकर उसे हिम्मत और हौसला दिया और जवाबन होंठ भींच कर रह गया। हम घर वापस आए। मैंने अब की बार गौर से उस तहरीर को पढ़ा जो कुछ इस तरह थी, मेरा मकसद तुम लोगों को डराना नहीं था हुसैन। देखो आज मैं कितनी बेबस और लाचार हूँ। कभी हम दोनों यकजान दो गालिब हुआ करते थे और आज आपको मेरे वजूद से खौफ महसूस होता है। किसी ने गलत नहीं कहा कि इंसान की कद्र उस वक्त होती है जब तक हयात हो। लुक़मा अजल बन जाने के बाद तो कैसे कैसे अपने पल भर में भूल जाते हैं। वक्त बड़ा बेरहम है हुसैन, खुद ही घाव देता है और खुद ही उस घाव का मरहम है। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं तुम लोगों के साथ सदा रहेंगी और पहले की तरह कभी दोबारा तुम्हारे आंगन में दुख हो, कर्ब और अजियत के बादल साया फगन ना हो। वस्सलाम, तुम्हारी अनाबिया। तहरीर पढ़कर मैं हैरत में मुब्तला हो गई कि एक तरफ मेरी मोहब्बत थी और एक तरफ उसकी मोहब्बत, मगर हुसैन की मोहब्बत के मुक़द्दर में दो ख़वातीन थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करती थी क्योंकि इतनी तो शायद उनसियत मुझे भी हुसैन से ना थी जितनी उसे थी कि मरकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। मेरे दिल के अंदर उमड़ते हुए समंदर के तूफ़ान ने लहरों की रवानी उनके बहाव में इजाफा कर दिया तो सीने के अंदर धड़कते दिल की बिभरती लहरों ने आंखों को साहिल मानकर
دیدوں سے ہاتھا پائی شروع کر دی اور میری آنکھوں کی شکست سے دو چار ہونا ہی پڑا، کیونکہ پلک جھپکتے میں ہی یک کے بعد دیگرے آنسوؤں نے آنکھوں کی نیم و آنسوؤں نے چھلانگیں لگائیں اور میرے چہرے کو بھگوتے چلے گئے اور میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔